रिपोर्ट है माजिद भाई, और ये सबसे पहले सुबह आई है। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि अब चाइना ने कहा था, जो मिस नैन्सी पेलोसी ने इधर ताइवान का टूर किया था, कि आप जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसकी आप खुद ही फेस करेंगे। और हमने अब कल बताया था कि कुछ इन्होंने जो है वो एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं। आज चाइना ने 6 डिफरेंट प्लेसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया था, जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान जो है, और वहाँ पे उन्होंने अपने मिसल्स जो हैं वो मारे हैं। बल्कि जापान ने भी जो है उसकी शिकायत की है कि शायद हमारे भी किसी एक इलाके में ये एंटर हो सकता था इनका जो मिसल है। तो इन्होंने कहा जी कि ये हम अब जितने भी ये जो रेलेवेंट एयर्स जो क्राफ्ट्स और बाकी के जो थे शिप्स थे, उनको कहा गया था कि भाई इन जगहों के ऊपर आप बिल्कुल ना आएँ, बिल्कुल हट जाएं यहाँ से, क्योंकि ये सम जो है ये स्मॉल प्रोजेक्टाइल्स जो हैं आपको फ्लाई करते हुए नजर आएंगे। बिकॉज वी हैव स्टार्टेड मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन ये जो मैंने आपको बताया 6 डिफरेंट पोजीशंस जो हैं वो इनको मल्टीपल जोन्स कह रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने शुरू की है। ताइवान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जी हम ये ड्रिल्स को बहुत क्लोजली जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, और इसी के खतरे के पीछे ताइवान ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो चाइना को वो बंद कर दी हैं कि कहीं उसको कोई मिसल जो है वो हिट ना कर जाए। और लेकिन अब ये तो चाइना और ताइवान के बीच में है। दुनिया जो है वो इसलिए परेशान है कि ताइवान मेड प्रोसेसर चिप्स जो हैं, जो कि सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ग्लोबल टेलीकॉम और ऑटो इंडस्ट्री को दी जाती हैं, ये खतरा पड़ गया है कि कहीं उसके फ्लोज के अंदर डिसरप्शन ना आ जाए। इसके अलावा जो चाइना है उसने ये कहा है कि जी हम बिल्कुल इसको अब इफ़ेक्टिवली ताइवान को ब्लॉकेड की तरफ लेके जाएंगे, और जो कुछ इन्होंने किया है वो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि वो इनको अपना एक टेरिटरी का हिस्सा मानते हैं, अपना एक प्रोविंस मानते हैं। शाहिद जी, चिप का तो आपने जैसे जिक्र किया है, तो यू एंड आई बोथ नो कि जब लास्ट टाइम जब चिप का प्रॉब्लम आया था वो आज तक भी सॉल्व नहीं हुआ है। हाँ जी, है ना, बिल्कुल। और अगर ये थोड़ा ये जो ब्लॉकेड है अगर इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया तो देन पूरी दुनिया में फिर वही चिप का प्रॉब्लम आएगा, फिर वो गाड़ियां नहीं बननी, नहीं, फिर ले ऑफ शुरू हो जाएंगे, टेलीकॉम्स में प्रॉब्लम आ जाएंगे, हर इंडस्ट्री है, एवरीवेयर दे यूज दोस चिप्स एंड एवरीवेयर। एंड हु इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर? इज ताइवान इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट चिप्स पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल होती है, प्रोसेसिंग चिप्स। तो फिर वो जब आप तो अभी कह रहे हैं ना कि हम रिसेशन नहीं आया है और आ रहा है और नहीं आया है और आ रहा है, आप देख लीजिएगा कि फिर रिसेशन तो ओपन रिसेशन होगा। भाई हमने तो 4 महीने पहले ही कह दिया था कि रिसेशन आ रहा है। हमने तो 4 महीने पहले ही कह दिया रिसेशन आ रहा है। और आज जो है वो इंग्लैंड ने भी कहा है कि हम अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, एंड हैवी ड्यूटी किस्म का बढ़ा रहे हैं, जो 27 साल में कभी इतना बढ़ाया नहीं है उन्होंने। तो ये चीजें जो ना इनको दे हैव टू लुक एट जो चाइना ने कहा, ग्लोबल चैलेंजेस जो चाइना ने जो कहा ना कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एंड दे हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। और आप देखें ना, अब वो छोटा सा तो मुल्क है वो ताइवान, बिल्कुल टिड्डी जितना, उसमें भी अगर 6 जगह उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं और उसको मिलिट्री वो ऑपरेशंस का नाम दे रहे हैं, तो यानी कि मिलिट्री ऑपरेशंस में भाई वो तो एक्सरसाइजेज होती हैं ना, तो ये मिसाइल्स जो उड़ रहे हैं इसका क्या मकसद है? लाइव एमिनिशन यूज किया जा रहा है, ठीक है जी। तो अब भाई क्या मतलब है इसका, आपको खुद समझना चाहिए। अच्छा, अब अमेरिका का जो है ना हमेशा यही होता है, हर जगह के ऊपर ना स्यापा डाल के फिर उधर से जो है ना क्वाइटली उठ के आ जाना है, बिल्कुल आ जाना है, और फिर अपने आप को सच्चा बोलना है। तो ये जो है ना, दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हमने 1000 बातें यहाँ पे हम करते थे, लेकिन हम कभी ट्रम्प साहब को इस तरह से, उनकी बातों पे हंसी आती थी बहुत, वो मतलब है एक वो शुगल लगा रहता था, लेकिन वो जो उन्होंने वॉर्स बंद की थी ना दुनिया में माजिद भाई, वो इसीलिए की थी कि जो मुल्क दुनिया जो है वो स्मूथली चलता रहे और अपना खुद का मुल्क भी स्मूथली चलता रहे। अब देखें ज़रा, इतना पैसा भी स्पेंड कर रहे हैं, इतना बेतहाशा इस वॉर के ऊपर, अननेसेसरी वॉर है, और हर किसी को प्रोवोक किया हुआ है, रशिया को प्रोवोक किया हुआ है, चाइना को प्रोवोक किया हुआ है। भाई व्हाट फॉर? अपने मुल्क में चैन से बैठो, ऑलरेडी पेंडेमिक से भी आप लोग गुजरे हो, और इस तरह। चलो जी, अच्छा जनाब, लग्जरी इटालियन ऑटोमेकर जो फरारी है जी, फरारी ने कहा जी हमें तो कोई पेंडेमिक का सच असर अब नज़र नहीं आ रहा है, कभी किसी ज़माने में आया था हमें नज़र, यानी 2 साल पहले, अब नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने कोई बेतहाशा इनके पास ऑर्डर्स आ गए हैं, और वो कह रहे हैं जी कि हमारी जो सेकंड क्वार्टर की अर्निंग्स हैं वो 22% इंक्रीज कर गई हैं, और इन्होंने कहा जी कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है, यानी कि सारे हमारे खर्चे निकालने के बाद $257 मिलियन को टच किया था यूएस इन अप्रैल,
और जो था अब जून में और रेवेन्यूज जो ऊपर चले गए हैं, तो ऑल टुगेदर अब तक एज वी स्पीक रेवेन्यूज जो हैं 1.29 बिलियन यूरोस को टच कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी कि शिपमेंट्स जो हैं हमारी 29% इंक्रीज कर गई हैं और इस वक्त हमारे पास 3,455 व्हीकल्स के ऑर्डर्स हैं। क्या बात है जी। और जबकि आई मीन कीपिंग इन व्यू कि बाकी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो रही है और नीचे आ रही है, वो कह रहे हैं जी कि हमारी सेल्स जो हैं वो डबल हो गई हैं। अभी जो हमने ये जो 2 क्वार्टर्स की बात की है, हमारे पास पहले 649, 650, 651 इतने ऑर्डर्स होते थे। इस वक्त हमारे पास जो थे, जो अब हम जो है ये पहले जो 6-7 महीने थे उसके अंदर हमारे पास डबल हो गई थी जो हमारे पास आए थे ऑर्डर्स आए थे 1053 कार्स के हमारे पास आए थे। तो कहते हैं कभी हमारे पास इतनी गाड़ियां बनाने के ऑर्डर्स आते नहीं थे, 600-650 ऐसे आते थे। तो अब ये 1000 से भी ऊपर जो है ये जा रहे हैं। तो ऑल टुगेदर जो है वो कहते हैं हमारे पास जो है ओवर 3000 कार्स यानी 3455। मतलब है कि लोगों के पास पैसा बहुत है, खास तौर पे ये गाड़ियां ज्यादातर जो हैं जी मिडिल ईस्ट जा रही हैं। तो यू कैन इमेजिन है जी। वहाँ तो इन्फ्लेशन नहीं है ना? नहीं वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन आहिस्ता बोले सुनना ले, अमेरिका ने वहाँ फिर एक लड़ाई शुरू कर देनी है मिडिल ईस्ट में प्लीज। अच्छा जनाब, आज टर्किश स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है उसने आज अनाउंस किया है कि तुर्की में भी रिसेशन है जी। उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन हैज रिजन 24 ईयर हाई टू, कैन यू इमेजिन टू हाउ मच? 79.6%। वाओ, कैन यू इवन इमेजिन? तो इनका लीरा तो लीरो लीर हो गया बिल्कुल। हाँ। है ये तो लीरें बन गई हैं, अब ये लीरें बन गई हैं, कोई वैल्यू नहीं रही, जीरो पे आ गई है इसकी। तो जनाब जितने भी कनेडियन हैं जा सकते हैं वेकेशन के लिए टर्की। वैसे मैं ट्रूडो साहब को भी कहना चाहती थी, ट्रूडो साहब इतने महंगे मुल्क में क्यों जा रहे हो, टर्की जाओ। हाँ जी। सिर्फ आपने $500 लेके जाने $50,000 का खर्चा नहीं है। है जी, 500 लेके जाओ, बहुत कम सारा थोड़ा हो गया। 500 हाँ, खाओ पियो, अपनी $500 के 5 मिलियन बन जाएंगे। हाँ जी, वो उसमें जो वहाँ पे क्रू के मेंबर हैं, आपकी सिक्योरिटी है, सब खाएं पिएंगे, ऐश करेंगे, $500 ओनली। अच्छा जी, तो 79.6% को ये टच कर रही है। वो कहते हैं जी बुरे तरीके से हमारा जो लीरा है वो गिर गया है और जो सेंट्रल बैंक है वो ग्रेजुअली जो है वो अपने पॉलिसी रेट्स में कट करता जा रहा है। अभी उसने रिसेंटली 500 बेसिस पॉइंट्स जो हैं उनको किया है एंड इट हैज़ ब्रॉट इट टू 14%। और कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं वो 2.37% से ऊपर गई हैं लास्ट महीने विच इज़ जुलाई। तो काफ़ी ये जो है ख़तरे में नाक बात है। अच्छा, ये रॉयटर्स की खबर है माजिद भाई, और ये जो आपने बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात की है ना कि इसने 27 ईयर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है अपना इंटरेस्ट रेट, उसमें थोड़ी सी बस मैं और करना चाहती हूँ कि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है 13% को अब टच कर रही है इंग्लैंड के अंदर। और वो कहते हैं जी कि हमको बैंक ऑफ कनाडा ने ये जो बढ़ाया है, ये दिसंबर 2021 से लेके अब तक 6 दफ़ा ये ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स जो हैं बैंक ऑफ कनाडा इंग्लैंड जो है ये बढ़ा चुका है। और इकोनॉमी भी जो है वो दिन ब दिन श्रिंक करती जा रही है। वो कह रहे हैं जी कि सिंस 1995 इतना ज़्यादा इन्होंने ओवरनाइट लेंडिंग रेट इंक्रीज़ नहीं किया था जो जिसकी की अनाउंसमेंट इन्होंने आज की है। इकोनॉमी 4th क्वार्टर तक जाते जाते इतनी श्रिंक कर जाएगी जो कि रिकवर नहीं कर सकेगी इवन 2023 में भी, विच मीन्स कि वहाँ पर भी जो है अगर वही जो हम बात करते हैं कि अगर 3 क्वार्टर्स में अगर जो है वो स्लो डाउन है तो इसका मतलब है रिसेशन है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आज इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इंग्लैंड में उन्होंने कहा जी हर हाल में रिसेशन अब आ रहा है और 4th क्वार्टर से इस साल के शुरू हो जाएगा और फिर अगले साल तक हो जाएगा। तो ये शुरू हो जाएगा। और इन्होंने कहा जी कि हमारी जो अब है सपोर्ट्स जो हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने आज अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड किया कि हमने बेतहाशा सपोर्ट दी थी, तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त ये टफ टाइम्स आए थे पेंडेमिक के 37 बिलियन पाउंड्स का हमने पैकेज दिया था, उसके के अंदर डायरेक्ट पेमेंट्स जो वल्नरेबल जो थे मोस्ट वल्नरेबल उनको 1200 पाउंड्स के हम जो हैं वो देते रहे हैं, पेमेंट्स करते रहे हैं और $400 के हम डिस्काउंट्स देते रहे हैं एनर्जी बिल्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने चूंकि समथिंग लाइक सर्ब, हाँ जी बिल्कुल सर्ब की तरह, तो बट दिस इज कैनेडियन डॉलर्स दैट इज पाउंड्स, सो पाउंड्स इज, तो वो कहते हैं जी हमने बेतहाशा हेल्प की है लोगों की, तो उसकी वजह से भी जो है ये चीज़ें थोड़ी सी वो हुई हैं, लेकिन बहरहाल हम करेंगे। आज बड़ी अजीब बात है जी, थॉमसन रॉयटर्स जो है जिसकी हम अक्सर ये खबरें भी आपके भी रॉयटर्स की खबर ये आपके साथ की है, थॉमसन रॉयटर्स के जो जर्नलिस्ट अमेरिका के अंदर हैं वो स्ट्राइक पे हैं जी आज 1 डे। अभी तो उन्होंने कहा जी कि 1 डे लॉन्ग स्ट्राइक हम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने जो
आपके साथ पे इंक्रीजेस जो हैं वो निगोशिएट की थी, वो बिल्कुल ही अनफेयरली आपने उसको डील किया है। कम्युनिकेशन वर्कर्स ऑफ अमेरिकाज न्यू गिल्ड जो है उन्होंने कहा जी कि 90% ऑफ 300 जो रॉयटर्स के एम्प्लॉयज हैं वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस स्ट्राइक के अंदर, और हमने आपको 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो कहा था और उसमें हमने आपको कहा था कि हर किसी के साथ करें जिसमें कि राइटर्स और फोटोग्राफर्स और दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं जो बैक ऑफिस में काम करते हैं और ऑनलाइन करते हैं उन सबको पे रेज भी दिया जाए, लेकिन आपने सिर्फ 1% दिया है जबकि इन्फ्लेशन 9% ऊपर चली गई है। तो उसकी वजह से जो है ये अब हम, अगर आपने हमारी बात ना मानी तो यूएसए का जो नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड है उसके अंदर भी अब हम आपका कंप्लेंट डालेंगे। हैं जी, मगर बॉटम लाइन इज दैट इतनी ह्यूज कंपनी है, देखें जरा, इंक्रीज द वेजेस। हाँ जी। तो कनाडा में कितना है माजिद भाई इस वक्त इन्फ्लेशन रेट? 7% कुछ 7%? अच्छा, तो ये जो जर्नलिस्ट हैं ये जो है 7% किए गए, 9% पे पहुंचेगा ना तो फिर आप अच्छा कोई बात कर सकते हैं। अभी मुंह नहीं खोलना, अच्छा, इतना नहीं है, हम लोग वी आर गुड, ओके, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जनाब, ये आज की खबर जो है इसने फिर से एक दफ़ा बड़ा वही जो हम आपको बता रहे थे कि अफगानिस्तान में लोग जो हैं एमन अल-ज़ुवैरी की डेथ को मान नहीं रहे हैं। आज ऑफिशियली जो तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उन्होंने कह दिया जी कि ये वैसे तो इन्होंने ये जो है इंटरनेशनल लॉज को ख़राब किया है, अमेरिका ने हमारे मुल्क में आके ड्रोन का अटैक किया है, हमारी सॉवरेनिटी को ख़राब किया है, और ये जो यूएस प्रेसिडेंट बाइडन साहब ने कहा था कि जी ये एक्शन बड़ा ज़रूरी था और हमको लेना चाहिए था, इंतहाई ये इररिस्पॉन्सिबल एक्शन था यूएसए का। एंड एट द सेम टाइम हमें अभी तक कोई इतला नहीं है किस बंदे को इन्होंने मारा है, हमें कुछ पता नहीं है कि ये एमन अल-ज़ुवैरी था, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ और कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है कि एमन अल-ज़ुवैरी जिसको कि आपने उस घर की बालकनी में देखा और मारा है वो आदमी था। उन्होंने कहा जी, आज तालिबान की गवर्नमेंट ने कहा है जी फिर भी हमने अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसको कहा है कि एक अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन बिठाओ और हमको जो है पता चलना चाहिए कि ये आदमी कौन था। और उन्होंने लेकिन आज ये भी अनाउंसमेंट किया है और अमेरिकन गवर्नमेंट को भी बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी कि अफ़गान सॉइल से किसी कंट्री को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि हम जो है कोई किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो एमन अल-ज़ुवैरी की डेथ है उसको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कंफर्म कि अमेरिका ने हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए हमारे पे ड्रोन का हमला किया था। ओके जी, आज बड़ी ही एक खूबसूरत डिस्कशन है। अगर आप ने कभी लेक्चर सुने हैं शशि थरूर साहब के, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, ब्यूटीफुली ही स्पीक्स एंड अमेजिंग नॉलेज दैट पर्सन हैज़, उनका आज इंटरव्यू लिया है जी द वायर वालों ने। 36 मिनट्स का इंटरव्यू है ये, जो कि उनके सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर साहब ने लिया है। ओहो हो, देखो जी शशि थरूर को जो हमारा टीवी देख रहे हैं, व्हाट अ हैंडसम मैन। अच्छा जी, खैर बहुत ही काबिल इंसान है शशि थरूर साहब, बहुत सारा इन्होंने बुक्स लिखी हैं, बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं। तो इनसे आज इन्होंने पूछा है कि भाई 75 ईयर्स हमारी इंडिपेंडेंस को होने वाले हैं, करण थापर साहब ने कहा, तो ये हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है। तो शशि थरूर साहब ने कहा जी कि हम सबको ये जो हमारी बिगेटरी जो अब इतनी ज़्यादा हिंदुस्तान में चल रही है उसके लिए हम सबको कलेक्टिवली ब्लेम देना चाहिए, और मुल्क जो है उसके अंदर ये जो पोलराइजेशन फैल रही है ये बड़े ही अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान का जो साउथ है उसके अंदर अभी भी आप एक बीकन ऑफ होप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पकड़ते हैं, पूछते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्यों गलत फैसला लिया, मुसलमानों को क्यों दीवार के साथ लगा रहे हो। तो अभी भी जो साउथ ऑफ इंडिया जो है उसकी तरफ आप उम्मीद की तरफ से देख सकते हैं। वो कहते हैं जी कि इसका फिर हल क्या है, करण थापर साहब ने पूछा। तो उन्होंने कहा जी कि मोदी जी को स्टेप अप करना पड़ेगा और उनको अपने तमाम ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म और हिंदुत्व नेशनलिज्म के ये जो फैसले करते हैं उनको रिवर्स करना पड़ेगा, और उनको अपने आप को बताना पड़ेगा कि इंडिया को पोलराइज करके मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता हूं, मैं इलेक्शन उसके बगैर भी जीत सकता हूं। इसके अलावा शशि थरूर साहब ने कहा जी कि हमारी एक कमिटमेंट है इंडिया की दुनिया के साथ डेमोक्रेसी की, कि हम इस मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने देंगे, और दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो है वो which is enshrined in our constitution, उसका कॉर्नर स्टोन हमारा जो पहला प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू उसने रखा था।
तो उस प्रिंसिपल्स को हम अपहोल्ड करते हुए इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी चलाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि नेहरू साहब से कुछ गलतियां हुई, द वे ही डेल्ट विद चाइना, जिसकी की वजह से हमें 1962 में बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट चाइना के हाथों में हुई। हाँ, मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी ने जो 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, उसने इंडिया का जो डेमोक्रेटिक स्टेटस था और जो क्रेडेंशियल्स थे उनको बर्बाद किया, लेकिन फिर उसने उस चीज़ को संभाला देने के लिए इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शंस भी कराए। लेकिन उन्होंने कहा जी कि अगर ये इसका आउटकम लेकिन एक अच्छा भी हुआ, वो ये कि हमारे मुल्क में फिर मीडिया 1975 के बाद बहुत ज़्यादा फ्री हो गया और उसने फिर दुनिया को बताया कि फ्री मीडिया क्या होता है। एंड ही वाजंट टॉकिंग अबाउट नाउ, वो कहने लगे कि अब जो है फिर से जो है मीडिया में ठीक नहीं चल रही हैं चीज़ें। फिर उन्होंने कहा जी कि आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या चीज़ जो है हिंदुस्तान में जोड़ती है, कि यानी कि इज इंडिया डूइंग सो बैड। तो शशि थरूर साहब ने कहा कि नहीं, इंडिया इतना भी बैड नहीं कर रहा जितना हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सेक्युलर कंट्री हैं, तो हम चीज़ों को अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज, हमारी कुजीन, हमारा जो कल्चर है हम लोगों को जोड़ता है, जिसकी की वजह से 1947 में जो हमारे बीच में डिवाइड आई थी। लेकिन अब हिंदुस्तान का जो कल्चर और हमारा जो लैंग्वेज और हमारा जो कुजीन और चीज़ें जो है इतनी स्ट्रांग है कि हम एक इंडियन आइडेंटिटी की वजह से अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं, जो हमने क्रिएट किया ओवर द इयर्स। वो कहते हैं हाँ जी, मुसलमानों के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ठीक है, मुसलमानों को ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है ट्रीट, और उनको पब्लिक जो स्पेसेस हैं उनके अंदर नहीं ज़्यादा जो है आगे दिया जा रहा है, जिसको कि हमको बहुत ही करना पड़ेगा, इफ़ेक्टिवली डील करना पड़ेगा, वरना सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्ट्स आ जाएंगी। पार्लियामेंट सही से काम नहीं कर रहा है, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हमको उसका जवाब नहीं दिया जाता है, इसको हमें करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो है उसको जो है थोड़ा सा टॉलरेंस डाइसेंट के अगेंस्ट दिखाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा जी कि ये बिला वजह के जो एक्यूजेशन कोई भी जो हुकूमत पे उठाता है आवाज़, उस पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है, विच इज़ नॉट रियली राइट, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो लेकिन उन्होंने फिर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की कि 25 साल में मैं मुल्क को किधर देखता हूँ, और मतलब इट्स सच अ ब्यूटिफुल टॉक। You must listen to that talk, Majid भाई, just about half an hour, 36 minutes only। करण थापर के साथ उनका जो है, उनकी इंग्लिश सुने ज़रा आप। वाह, क्या मतलब है, ऑक्सफोर्ड का भी कोई गोरा ऐसी अंग्रेज़ी बोलता होगा, ब्यूटिफुल। तो वो आप सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। हिंदुस्तान के अंदर जी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो है, उसने सलीम कुरैशी जो कि दाऊद इब्राहिम के बड़ा क्लोज एलाई जो छोटा शकील था, उसके साथी को जनाब आज मुंबई के अंदर पकड़ा है। इसको मई के अंदर डिटेन किया गया था, जब दाऊद इब्राहिम की सारी जो चीज़ें रिलेटेड उससे थी उन पे रेड्स किए जा रहे थे 20 प्लेसेस इन मुंबई, और उस वक़्त भी इसको पकड़ा था, और ये फिर जो है वो इनके हाथ में नहीं आया था। लेकिन अब जो है इसको राइट हैंड मैन जिसको कहा जाता है दाऊद इब्राहिम का छोटा शकील, उसका ये जो है क्लोज रिलेटिव है, और इसके खिलाफ जो है अब FIR भी लिखी गई है। FIR जो है दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के खिलाफ भी अब लिखी गई है। और अब ये समझा जा रहा है कि ये की आदमी जो पकड़ा गया है, क्योंकि ये रिलेटिव है छोटा शकील का, तो पता चलेगा कि बाकी के लोग जो हैं इनके एड्स जो हैं क्या हैं, किधर हैं, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसमें जाहिर है कि NIA ने इशारा पाकिस्तान की तरफ करने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर है अभी इन्वेस्टिगेशन बिठाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो थे आज टांग के एरिया में थे, जो कि DI खान में है, KP के इलाके में, और वहाँ पे वो जो फ्लड से हिट लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को क्लोजली काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने तारीफ़ की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की। उन्होंने कहा जी हम लोगों को हेल्प हमें इस वक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत सारे मर गए हैं और बहुत सारे उनके हाउस होल्ड जो हैं वो बह गए हैं और एनिमल्स भी बह गए हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि तकरीबन 8 लाख जो है वो जो डिसीज़्ड फैमिली है उसको दिए जाएं, और जो है 10 लाख के करीब जो है जो 8 लाख है वो कॉम्पेंसेशन दी जाए उन लोगों को जिनका सब कुछ बह गया और उनके वो जिंदा हैं, और डिसीज़ जो है उसको 10 लाख रुपए जो दिए जाए, जैसे कि बलोच गवर्नमेंट कर रही है। इसके अलावा जो इंजर्ड हैं उनको 25,000 से लेकर 250,000 तक पैसे दिए जाएंगे, और 500,000 दिया जाएगा जो घर बिल्कुल कंप्लीटली डिमोलिश हो गए हैं, और 200,000 जो पार्शली डैमेज हुए हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई जिन लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं घर बनाने में, उनको
वो घर बना दें। कल हमने आपको बताया था कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है, और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर, उनके खिलाफ जो है वो करेंगे, मोर्चा निकालेंगे। तो उनको कल राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ बड़ा सख्ती से डील किया जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर इमरान खान साहब ने एक अपने ट्विटर के ऊपर अपने सपोर्टर्स को कहा था कि भाई ये जो है, अकॉर्डिंग टू, जैसे कि राणा सनाउल्लाह ने भी मेंशन किया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा है कि आप ये मोर्चे जो हैं सिर्फ F9 पार्क में निकाल सकते हैं। तो आप लोग सब F9 पार्क में आएँ और ना तो ECP जो हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के पास जाएं और ना ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा है उनके पास जाएं। तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे पार्क में आज जो है प्रोटेस्ट स्टेज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी कुछ दिन पहले असद उमर साहब ने एक पिटीशन डाली थी और उन्होंने कहा था जी कि ये जो आपने 11 सिर्फ जो हैं वो इस्तीफे जो हमने दिए थे वो माने थे, तो हमने तो हमारे पूरे के पूरे 123 MNAs ने जो थे वो रेजिग्नेशंस दिए थे, लेकिन उसको जो है इस वक्त के स्पीकर ने मानने से इनकार कर दिया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है ये फिर से हीयरिंग सुनी है और उन्होंने अपनी जो नेक्स्ट हीयरिंग जो है वो अब अगस्त 16 के लिए कर दी है डिफ़र। और उन्होंने कहा कि उस वक्त आप सारी जो कोई पेपर्स जो कि कुछ पहली भी हीयरिंग में मिसिंग थे वो अब दिखाए गए थे, कुछ और थे जो कि अब नेक्स्ट हीयरिंग में दिखाए जाएंगे। और उन्होंने कहा जी कि वो आप करें और फिर उस पर फैसला किया जाएगा, क्योंकि PTI के जो काउंसिल शोएब शाहीन साहब हैं उन्होंने कहा था जी कि जो सिटिंग डिप्टी स्पीकर हैं उनका कुछ मसला बनता नहीं है कि वो इस चीज़ को डिले करें या स्पीकर डिले करे, क्योंकि उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो अब के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी करना चाहिए और ये सारी समरी जो है ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजनी चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने, जैसे कि आपने भी आरफाबाजी की बात में भी सुना होगा जो हैदर मेहदी के साथ वो कर रही थी कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये जो थी उन्होंने जो फंड रेज किए थे अपने हॉस्पिटल के लिए वो 2012 में किए थे, जबकि ये सारे लॉज जो थे कि आप किसी फॉरेन कंपनी से आप कोई फंड्स नहीं ले सकते हैं, वो लॉ 2017 में आया था। आज उसी चीज़ का उन्होंने जिक्र किया है और बहुत खुल के उन्होंने आके जिक्र किया है। उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल इल्लीगल नहीं है, ये इल्लीगल उस ज़माने में उस वक्त होता अगर हम इन चीज़ों को 2012 में इंप्लीमेंट कर चुके होते, ये कह के कि भाई आपने किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं लेनी है। लिहाजा आरिफ नकवी जो कि दुबई बेस्ड बिजनेसमैन थे उन्होंने 2 फंड रेजिंग डिनर्स 2012 में किए थे और 2012 में जैसे कि बाकी सारी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज डिनर्स करती हैं और उसके अंदर जो हैं वो फंड्स अपने लिए इंक्रीज लाती हैं, उसी तरह उसी पैटर्न पे हमने बाकी दुनिया के पैटर्न पे किया था और पाकिस्तान के अंदर ये लॉ नहीं था। ये लॉ जो है ये बाद में आया। इसके अलावा जो लोगों ने कहा कि ये जो है आरिफ नकवी इसके ऊपर तो खुद फ्रॉड के चार्जेस हैं, तो फ्रॉड के चार्जेस 2000 उन्होंने कहा जी 12 में नहीं थे आरिफ नकवी पे, फ्रॉड के चार्जेस उसके ऊपर 2018 में आए हैं। तो 2012 में मुझे नहीं पता था कि आरिफ नकवी पे 2018 में फ्रॉड के चार्जेस आएंगे। तो एज अ रिजल्ट ये जो आपका सारा केस मेरे अगेंस्ट नल एंड वॉइड है, बल्कि हम थे वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने कहा था कि हर पार्टी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसके फंड्स कहां से आते हैं। तो आप एक गलत तरीके से PTI को सिर्फ वो कर रहे हैं और PPP और PMLN के बारे में तो आप पूछ ही नहीं रहे हैं, उसके ऊपर तो प्रोब बिठा ही नहीं रहे हैं। तो उनके ऊपर भी जो है वो प्रोब बिठाएं तो आपको जरा थोड़ी सी सच्चाइयां नजर आएंगी। PDM के जी जनाब कुछ जो MNAs हैं उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि इमरान खान साहब को पूरी तरह से बार कर दिया जाए कि वो आइंदा कभी कोई इलेक्शन जो है वो ना लड़ सकें। और आज इसकी जो पिटीशन है वो डाली है इन्होंने MNA बैरिस्टर मोहसिन नवाज रांझा और इनके पास जो थे सिग्नेचर्स जो थे वो थे लॉ मेकर्स आगा हसन बलोच, सलाउद्दीन अयूबी, अली गौहर खान, सैयद रफ़ीउल्लाह आगा, साद वसीम शेख की। और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को चूँकि ये फॉरेन फंडिंग केस में ये करप्शन इसकी सामने आ गई है इसलिए इसको कहा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए हमेशा के लिए पॉलिटिक्स में से। ठीक है जी, खुश है माजिद भाई? ठीक है जी। अभी ये जनाब कुछ दिन पहले एक रीसेंट इंटरव्यू आया है सलमान खान साहब का और उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि भाई ऐसी क्या चीज़ है शाहरुख खान के पास जो आपके पास नहीं है। तो उसमें सलमान खान ने कहा उसके पास वो जो बंगलो है मन्नत वो मेरे पास नहीं है। और वो कहते हैं कि ये मन्नत का जो सौदा था सबसे पहले मेरे पास आया था। ये आपको पता ही है कि ये जो है मुंबई के बांद्रा में है और ये 6 स्टोरी मैंशन है जिसको कि शाहरुख खान की वाइफ गौरी ने डिज़ाइन किया है। तो वो कहते हैं जी ये पहले मेरे पास आया था, लेकिन जब मैं अपने वालिद साहब सलीम खान के पास गया तो उसने कहा इतने बड़े घर का क्या करोगे। तो अब मैं शाहरुख खान से पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम इतने बड़े घर का क्या करते हो। ये जो है जनाब
मन्नत इसके अंदर आर्ट कलेक्शंस हैं, फैमिली मेमोरेबिलिया है और इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 200 करोड़ इंडियन रुपीस है। तो ठीक है माजिद भाई, ये है। और जनाब इंडिया की जो मिस यूनिवर्स थी हरनाज संधू, उनके ऊपर आज एक केस डाला है। जो एक्टर प्रोड्यूसर उपासना सिंह हैं वो कहती हैं जी मैंने इनको पहले फिल्म दी थी और मैंने इनको जब ये मिस वर्ल्ड नहीं भी, मिस यूनिवर्स नहीं भी बनी थी तो लेकिन इन्होंने जो है शी हैज़ ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इनको कहा था कि इन्होंने इनकी प्रमोशंस करनी है लेकिन ये नहीं आई और अब ये जो है दूसरी एक फिल्म जो है बाईजी गुतंजे उनके ऊपर काम कर रही हैं जो कि अब रिलीज़ होएगी अगस्त 19 पे। तो अब इनको जो है कोर्ट की तरफ से समन्स भेजे जाएंगे। और जनाब आज थी किशोर कुमार साहब की बर्थ एनिवर्सरी और आपको पता ही है कि 1946 में शिकार एक मूवी आई थी, उससे इन्होंने अपना शुरू किया था फिल्मी करियर। एक्टिंग से शुरू की थी अपने भाई जो थे बड़े अशोक कुमार के कहने पे, लेकिन एक्टिंग में वैसे तो उन्होंने 100 फिल्म्स की लेकिन कुछ इनकी एक्टिंग चली नहीं क्योंकि ये इतने कोई सीरियस नहीं थे। ये ऐसे कोई ना कोई हरकत कर देते थे कि फिल्म का डायरेक्टर इनसे नाराज़ हो जाता था। और लेकिन सिंगिंग में अपना बहुत नाम बनाया। एंड ही डाइड इन 1987। इन्होंने 4 लेडीज़ जो हैं उनसे शादी की थी। एक थी रूमा घोष, योगिता बाली, मधुबाला, लीना चक्रवर्ती और इनके 2 बच्चे हैं अमित कुमार और सुमित कुमार। तो आज लोगों ने जी इनको याद किया। पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट सम गुड न्यूज़, ओ माय गॉड सम गुड न्यूज़ एटलीस्ट। जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं जनाब उसमें पाकिस्तान ने सही पट्टे चके हैं इस दफ़ा। पाकिस्तान का जो वेट लिफ्टर है नूर दस्तगीर बट, 24 साल उसकी जनाब उम्र है। ही हैज़ वन द फर्स्ट गोल्ड फॉर पाकिस्तान इन बर्मिंघम एंड उसने जो पीछे की जो 3 गेम्स हुई थी ये कॉमनवेल्थ की उसका रिकॉर्ड जो है इसने किया है, शैटर किया है। और इसने जो है 173 किया है और 232 जो है वो जर्क और एग्रीगेट और क्लीन सब के अंदर जो है इसने पॉइंट्स लिए हैं और रिकॉर्ड जो हैं वो ख़त्म किए हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने 2018 में इनको ब्रोंज मेडल मिला था लेकिन लास्ट ईयर के जो थे दिसंबर के जो इवेंट्स हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर विन किया था। तो अब जो स्पोर्ट्स बोर्ड है पाकिस्तान का उसने इनके लिए जो है 5 मिलियन रुपीस के इनाम का किया है इनाम। इसके अलावा जी एक और खुशी की खबर ये है कि जुडोका शाह हुसैन जो है उसने जुडो के अंदर पाकिस्तान के लिए ब्रोंज मेडल जीता है जी। तो उसके लिए भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ने बोर्ड ने कहा है कि इसको भी जो है 1 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे। तो एटलीस्ट सम गुड न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान। एंड जनाब आज कॉट बिहाइंड जो यूट्यूब चैनल है राशिद लतीफ़ का वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। उसकी वजह यह है जनाब कि उन्होंने आज उस चैनल पे बात करते हुए अपने पे कहा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का फिर मैच होने वाला है अगस्त 28 में उसमें पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पे है और इंडिया जो है वो अच्छी पोजीशन पे नहीं है क्योंकि उसमें पिछले 1 साल में 7 कैप्टन इन्होंने चेंज कर दिए हैं और इनके जो प्लेयर्स हैं बड़े दिग्गज किस्म के जैसे कि रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो और जो है ये इनमें उथल पुथल मची रहती है और स्ट्रेटजी इनकी ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बेटर है और उसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बेटर चांसेस हैं जीतने के। पाएं तो उन्हें कहना ज़रूरी थी। हाँ नहीं तुम्हें कहना ये ज़रूरी था। तुम क्यों जिंक्स कर रहे हो चीज़ों को, वो बेचारे मासूमों को खेलने दो भाई। तुम व्हाट इज दिस राशिद लतीफ़, मुंह बंद। It's gonna be interesting. इंडिया तो पूरी कोशिश करेगा पाकिस्तान को हराने की। Of course, पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा इंडिया को हराने की। और जनाब कनाडा में भी फटे चक लिए। नीले जे तो कुछ करने के लायक नहीं है माजिद भाई के, लेकिन कनाडा वैसे बड़े अच्छे काम कर रहा है। कनाडा की जो अंडर 18 की जो टीम है जनाब 3rd स्ट्रेट विन उसने आज लिया है, जो इसको स्वीडन को 3-0 से हटाया है एट लिंका ग्रिट्सी कप में। और इससे इन्होंने 43 ऑल टुगेदर गोल्स किए थे। इससे पहले इन्होंने इसके लिए जो है ये लिंका ग्रिट्सी कप के लिए स्विट्जरलैंड को 14-0 से संडे को हराया और स्लोवेकिया को 9-1 से अभी ट्यूसडे को हराया है। तो अब जो है और ग्रुप ए में अब ये ऊपर हैं और इनका मुकाबला जो है ये फिनलैंड के साथ हो सकता है फॉर सेमीफाइनल्स। तो ये मैच जो है ये सैटरडे को होएगा। तो अब देखेंगे कि कौन गोल्ड जीतेगा और कौन ब्रोंज जीतेगा। एंड जनाब जो कनाडा के जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं टॉमस क्रॉमवेल
उनको अब जो है हेड बनाया गया है टू इंडिपेंडेंटली रिव्यू ये जो सारे एलिगेशंस आए हैं हॉकी कनाडा के ऊपर, उसके लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था कि ये जो लीडरशिप है इसको हटाया जाए। तो जो है यहाँ पे हॉकी कनाडा, उन्होंने कहा था कि हम इमीडिएटली रिव्यू शुरू कर रहे हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के ये जो केसेस आए थे जिसको के न्यूज़ जिसकी के ब्रेक की गई थी मई में, मेंबर्स ने कहा था कि 2018 में जो जूनियर टीम है उसने एक गाला में जो लंदन में हो रहा था उसमें सेक्सुअली असॉल्ट किया था एक लड़की को। तो कुछ जो है कंप्लेंट्स आई थी तो उनको अब ये प्रोब करेंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट, माजिद भाई ने जिक्र इसका कर ही दिया, यूएस बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रीनर, 31 ईयर्स इनकी एज है, इनको 9 ईयर्स के लिए रशिया के अंदर कन्वर्ट किया गया है। माजिद भाई आपको पता है इसका कद क्या है? 6'6". कैन यू इमेजिन? आप बराबर मत खड़ो कर हैं, आप अगर इसके बराबर में खड़ी हो गई तो नजर ही नहीं आऊंगी मैं तो। नहीं, हाँ, लोग उन्हीं को देख रहे होंगे, कैमरा भी आपको कवर नहीं करेगा। ना वो कर ही नहीं सकता ना, इतना ज़्यादा गैप है। हाँ ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये मुझे ऐसे गोद में उठा ले हैं। हाँ, वो दूसरी बात है। वो उठा भी सकती है, हाँ, वो उठा भी सकती है, इसी वेरी ठीक है जी। तो 2 टाइम यूएस ओलंपिक चैंपियन है और 8 टाइम जो है ऑल स्टार है विद WNBA's फिनिक्स मर्करी। तो इनको जो है आज कॉन्स्टेंटली वहाँ पे जो इंटरप्रेटर था वो इंटरप्रेट कर करके बता रहा था। जज एना स्टोनिकोवा जो इनकी जब वर्डिक्ट सुना रही थी, और इसके अलावा इनको $16,700 US का फाइन भी किया गया है। प्रेसिडेंट बाइडन ने ये जो सेंटेंसिंग हुई है और जो वर्डिक्ट सुनाया गया है उसको बेतहाशा डिनाउंस किया है और उन्होंने कहा कि ये वर्डिक्ट अनएक्सेप्टेबल है और मैं रशिया को कहूंगा कि इमीडिएटली इस लड़की को छोड़ा जाए ताकि वो अपनी वाइफ के साथ के पास वापस आ सके और अपने लव्ड वंस और फ्रेंड्स और टीममेट्स के पास भी आ सके। यस, यू हर्ड मी राइट। इस लड़की के बारे में बाइडन साहब ने कहा है कि इसको फ़ौरन छोड़ो ताकि ये अपनी वाइफ के पास आ सके, ओके, एंड अपना जो है वो काम कर सके यहाँ पे आके। तो लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद इसके लिए और पॉल विल्हन जो है जिसको कि एस्पाइनेज के लिए जो है वहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो एस्पिनाज के लिए पकड़ा हुआ है, तो वो बाइडन साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे इन दोनों को घर लाने की। तो वो तो है ना, वो डील चल रही है बिहाइंड द सीन्स, उनकी डील चल रही है कि वो स्वाप करेंगे। मगर ये कह रहे थे, अमेरिकन कह रहे थे कि ये 2 की जगह हम 1 छोड़ेंगे तुम्हारा, एंड रशिया इज सेइंग कि भाई ये दिस इज नॉट अ फेयर डील, 2 की जगह 2 छोड़े हैं। तो उन्होंने भी कुछ नाम दिए हैं, इन्होंने भी कुछ नाम दिए हैं, तो उसमें अब देखेंगे कल परसों तक। मगर ये क्योंकि ये केस इतना हाई प्रोफाइल है ना, हाई प्रोफाइल केस है, तो इस पे अमेरिकन गवर्नमेंट पे भी बाइडेन साहब पे भी बड़ा दबाव है। रशिया में तो कोई दबाव नहीं है, नहीं वहाँ पे रशिया में तो ये न्यूज़ ही नहीं है। रशिया में दिस न्यूज़ इज अ वेरी स्मॉल न्यूज़ हियर, मे बी ऑन द स्पोर्ट्स पेज। हाँ, लेकिन अमेरिका में तो ये फ्रंट पेज की खबर है। तो वो जो है इस पे अमेरिका जो है उसको ज़रा लीनेंट होना पड़ेगा, एंड रशिया नोज दैट कि भाई इस पे अब ये वक्त है कि हम उस पे दबाव पे डाल के इन पे जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए वापस। लेकिन ऐसा ना हो रशिया के हमारे 4 बंदे छोड़ो हम तुम्हारे 2 छोड़ेंगे, या फिर क्या? You never know कि हो सकता है ऐसा हो, you never know, क्योंकि अभी उनका वो है तो वो कह सकते हैं कि भाई हमारे ये 4 छोड़ो तो हम तुम्हारे 2 छोड़ते हैं, 2 छोड़ेंगे, क्योंकि रशियंस को तो आप रख लो। हाँ नहीं, ऐसा नहीं कहते वो, मगर ये कि होपफुली विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज कुछ ना कुछ इनके पास हाथ आएगा। मगर जैसे आपने कहा कि वहाँ की जज ने जो है 9 साल की इनको कैद दी है, तो अब तो वो कॉन्स्टेंटली आप देखें उधर, जब आप अगर वीडियो देख रहे होंगे ना तो वो ऐसे वो उसके पास खड़ा हुआ था तो वो उसको कॉन्स्टेंटली ट्रांसलेट कर रहा था, क्योंकि वो दे नीड अ ट्रांसलेटर, तो इंटरप्रेट करके बता रहे थे। ये थी हमारे आज की खबरें।